हम डायरेक्टली अभी अपने index.php पर आ गए हैं और आप इसका एड्रेस यहाँ पर देख सकते हैं। ये मेरे XAMPP के htdocs फोल्डर के अंदर ये फाइल रखी हुई है। ये आपको टूल टिप के अंदर लिखा हुआ है, इसका एड्रेस जो है नजर आ रहा होगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर XAMPP को देखें तो XAMPP के अंदर मेरा अपाचे और MySQL को मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ। जब भी आप इसके ऊपर काम करेंगे आपको ये स्टार्ट करना पड़ेगा, इसके बगैर आप काम नहीं कर सकते। सिंपल मैंने यहाँ पर एक ये HTML का पेज बनाया। ठीक है, इसके अंदर मैंने अभी फिलहाल कोई काम नहीं किया। और index.php हम क्यों रखते हैं, क्योंकि जो हमारा सर्वर होता है वो सबसे पहले जब हम फाइल मतलब अपनी वेबसाइट को लोड करते हैं तो वो index.php को ही फाइंड आउट करता है और सबसे पहले उसी पेज को लोड करता है। इसीलिए हम अपने होम पेज का नाम हमेशा इंडेक्स के नाम से रखते हैं। और PHP के बारे में मैंने ये भी बताया था कि इसके अंदर आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट भी उसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरह अभी तक हम अपने मतलब इस्तेमाल करते आए थे। ठीक है, अब हम यहाँ से डायरेक्टली जा रहे हैं PHP के ऊपर। W3 स्कूल से ही हम ज़्यादातर PHP की चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर से यहाँ से हमें कोड डायरेक्टली मिल जाएगा और बहुत ज़्यादा हमें कोड जो है लिखना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स जिन्होंने करके भी दिए हैं, तो आप भी जब प्रैक्टिस करें तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप W3 स्कूल से देखें, क्योंकि इनके पास जो भी कोड वगैरह होते हैं वो अप टू डेट होते हैं। यानी जो PHP का लेटेस्ट वर्जन होगा उसके अंदर जो नई चीजें आएंगी उस हिसाब से आपको यहाँ पर कोड मिलेगा। बाकी आप किसी और वेबसाइट पर देखेंगे, यूट्यूब की वीडियोस वगैरह भी आप देखें भले, लेकिन जैसे टाइम टू टाइम 1 साल बाद 2 साल बाद कोई नए वर्जन जब आ जाते हैं तो फिर वो चीज़ें पुरानी हो जाती है थोड़ी सी। इसीलिए मैं यही रेकमेंड करूंगा कि ज़्यादातर आप जो कोड्स वगैरह लें वो तकरीबन आप W3 स्कूल की वेबसाइट से। ठीक है, तकरीबन 80% कोड्स आपको W3 स्कूल से मिल जाएंगे। कुछ चीजें W3 स्कूल के ऊपर भी नहीं है, फिर आपको वो दूसरी जगह से जैसे स्टैक ओवरफ्लो से मिलती हैं या जो दूसरी आपके पास फॉरम्स वगैरह बने हुए होते हैं वहां से मिलती है। ये चीजें आपको तब समझ में आएंगी जब आप थोड़ा सा इन डेप्थ वेब डेवलपमेंट को समझेंगे। फिलहाल के लिए हमने पिछले क्लास के अंदर वेरिएबल्स को देखा था कि वेरिएबल्स को हम डॉलर के साइन के साथ इस्तेमाल करते हैं। प्लस में हमें इनकी कोई डेटा टाइप जो है डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि PHP जो है हमारे पास एक लूजली टाइप लैंग्वेज है। इसके अंदर हमें डेटा टाइप्स वगैरह डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती। जिस टाइप का वेरिएबल हम इसको पास करेंगे ये वेरिएबल उसी टाइप का बन जाएगा। ठीक है, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि PHP के अंदर डेटा टाइप्स नहीं होती हैं। PHP के अंदर डेटा टाइप्स मौजूद हैं, लेकिन ये एक लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि जिस टाइप का वेरिएबल आप उसको असाइन करेंगे वो उस टाइप का वेरिएबल बन जाएगा। PHP सपोर्ट्स द फॉलोइंग डेटा टाइप्स। स्ट्रिंग ये आपको सपोर्ट करता है। स्ट्रिंग आपको पता होगा हम डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं। इंटीजर कोई भी नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, बूलियन। एरे को भी ये एज डेटा टाइप ही लेता है, ऑब्जेक्ट को भी डेटा टाइप लेता है। नल मतलब आप अगर डायरेक्टली किसी वेरिएबल के इक्वल टू लगाकर उसके आगे नल लिख देंगे तो मतलब वो ब्लैंक मतलब वेरिएबल रहेगा। इसकी भी हमें अक्सर जब हम डेटाबेस के साथ डील कर रहे होते हैं उस वक्त जरूरत पड़ती है। और रिसोर्स फिर ये बहुत ज्यादा एडवांस टॉपिक है, फिलहाल इतने डेप्थ के अंदर हमें जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हम बिल्कुल बेसिक लेवल के ऊपर हैं। रिसोर्स के बारे में फिर आगे चलकर बाद में कभी बात करेंगे। अब यहाँ पर इन डेटा टाइप्स को एक एक करके एक्सप्लेन किया गया है। फॉर एग्जांपल अगर आप स्ट्रिंग के ऊपर आए तो यहाँ पर स्ट्रिंग के कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जो PHP आपको सपोर्ट करता है। जैसे आपने लिखा PHP एको की कमांड के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि एको की कमांड क्या करती है, किसी भी चीज को प्रिंट करती है आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो एको और स्ट्रिंग लेंथ के नाम से फंक्शन है ये। आप इसके अंदर आपने हेलो वर्ल्ड पास किया तो ये आपको आउटपुट 12 देगा, यानी इसके अंदर टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये आपको इसकी लेंथ बताएगा। इसके अंदर जो है ये जो आपने सिंगल स्पेस दिया है ये भी एक सिंगल कैरेक्टर इसको काउंट करता है, इसके बारे में ध्यान में रखिएगा। इसी तरीके से डिफरेंट यहाँ पर मतलब स्ट्रिंग से रिलेटेड PHP के अंदर फंक्शंस अवेलेबल हैं, इनको एक नजर देख लीजिएगा। जैसे वर्ड काउंट है तो ये आपको रिटर्न करता है कि कितने वर्ड्स आपके पास बेसिकली इसके अंदर हैं। रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग के अंदर ये आपको इसको उल्टा करके दे देगा। इन्होंने यहाँ पर आउटपुट भी साथ साथ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है। इसको चला कर देखने की भी आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने ही तो आप लोग प्रोग्रामिंग कर ही चुके होंगे कि आपको ये देखते ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर फिर आप कोई चीज सर्च करना चाह रहे हैं, जैसे हेलो वर्ल्ड के अंदर ये आपने स्ट्रिंग पास किया है, इसके अंदर वर्ल्ड कौन सी लोकेशन के ऊपर है तो ये 6 यहाँ पर दे रहा है कि यहाँ से
आप जब इसको काउंट करेंगे 0 इंडेक्स है तो 0 1 2 3 4 5 6 इंडेक्स के ऊपर से यहाँ पर वर्ल्ड शुरू हो रहा है। तो बेसिकली ये कुछ फंक्शंस हैं, मैं अब इतनी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आप इनको खुद से भी देख सकते हैं कि कौन से फंक्शन कैसे काम कर रहा है। हम डायरेक्टली आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर फिर नंबर्स के बारे में यहाँ पर इन्होंने कुछ चीजें यहाँ पर डिफाइन की हुई हैं। अच्छा, एक चीज और कि आप किसी भी वेरिएबल की डेटा टाइप को चेक करने के लिए वार डंप का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अपना PHP का टैग लगा रहा हूँ। मैं यहाँ पर PHP का एक टैग लगाया, ठीक है, और यहाँ पर एक वेरिएबल में बनाता हूँ x इज इक्वल टू 10। अब ये मैंने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया है। यहाँ पर एक फंक्शन है हमारे पास PHP का प्री डिफाइंड var dump के नाम से। इसके अंदर आप सिंपली उस पर्टिकुलर वेरिएबल को पास करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं PHP को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, और इसको अब हम रन करते हैं। ठीक है, रन करने के लिए मुझे क्या लिखना होगा, लोकल होस्ट और ये कुछ इस तरीके से। तो इंट 10 मुझे रिटर्न कर रहा है। देखें, मैंने var dump के अंदर जब $x को पास किया तो मुझे रिटर्न कर रहा है इंट, इसकी जो है डेटा टाइप है। अगर मैं यहाँ से इसको स्ट्रिंग टाइप का कर देता हूँ, कुछ भी मैं इसके अंदर लिख देता हूँ और इसको हम यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं, तो अभी हमारे पास जो है स्ट्रिंग रिटर्न कर दिया, प्लस में इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स इस्तेमाल किए थे वो भी यहाँ पर दिखा रहा है। तो var dump का जो फंक्शन है ये बेसिकली बहुत ज्यादा काम में आता है क्योंकि इसके अंदर हम डेटा टाइप तो डिफाइन कर नहीं सकते हैं PHP के अंदर। तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की डेटा टाइप को जब चेक करना होता है, फॉर एग्जांपल हम इफ के अंदर चेक कर रहे हैं या किसी लूप के अंदर हम चेक करना चाह रहे हैं, तो उस वक्त हमें फिर var dump का फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे हमें पता चलता है कि जो यूजर ने डेटा हमें इनपुट में दिया है उस पर्टिकुलर मतलब वेरिएबल की जो डेटा टाइप है वो क्या है। तो var dump का फंक्शन बेसिकली डेटा टाइप आपको रिटर्न कर रहा होता है। उसके बाद फिर मैथ से रिलेटेड भी यहाँ पर कुछ फंक्शन है, जैसे पाई का फंक्शन है, ये प्री डिफाइंड सारे के सारे फंक्शन है। पाई की वैल्यू आपको यहाँ पर रिटर्न कर देगा। इसके अलावा मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, इसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज को पास करेंगे, ये आपको जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो रिटर्न करेगा, मैक्सिमम वैल्यूज। तो इन फंक्शंस को सिर्फ एक नजर आप देख लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल में तो आपके नहीं आएंगे, लेकिन जब आप एडवांस लेवल की कभी डेवलपमेंट करेंगे तो उस वक्त आपको इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा मतलब ये छोटी छोटी सी चीजें अगर ये ऑलरेडी बनी हुई है, अगर आप इनको एक दफा नहीं देखेंगे तो फिर आपको ये जो फंक्शन है ये खुद से बनाने पड़ेंगे और इसके अंदर आपका टाइम बहुत सारा वेस्ट हो जाता है। PHP एक मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज है और इसके अंदर बहुत मुश्किल मुश्किल कॉम्प्लेक्स किस्म के कोड्स को ना बहुत छोटे छोटे फंक्शंस के अंदर बनाकर हमें ऑलरेडी दे दिया गया है। अब मसला ये होता है कि हमें चीजों का पता ही नहीं होता कि कौन सा फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है, तो उस वजह से फिर हमें बहुत ज्यादा कोड्स करने पड़ जाते हैं। तो तकरीबन दुनिया की 30% वेबसाइट जो है PHP के ऊपर रन हो रही हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं लेकिन PHP मोस्ट पावरफुल है अभी भी। और तकरीबन दुनिया की 30% वेबसाइट जो है PHP के ऊपर ही चल रही हैं। अब प्लेन PHP की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, PHP के अंदर फिर बहुत सारे अब डिफरेंट यहाँ पर चीजें भी आ जाती हैं, जैसे PHP के डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं। फ्रेमवर्क के बारे में तो हम इस कोर्स में पहुंच भी नहीं पाएंगे क्योंकि फ्रेमवर्क काफी एडवांस टॉपिक है, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक आइडिया देना चाह रहा हूँ। जैसे बूटस्ट्रैप का हमने इस्तेमाल किया था, तो बूटस्ट्रैप बेसिकली क्या है, HTML और CSS का एक फ्रेमवर्क है। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है। इसके अंदर जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर ऑलरेडी काम हुआ है जावास्क्रिप्ट का, CSS का। इसी तरह PHP के भी डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिसमें काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें ऑलरेडी बनी हुई हमें वो फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड कर देते हैं। कुछ के मैं नाम अभी आपको बता देता हूँ। मोस्ट पॉपुलर जो अभी इस वक्त PHP का फ्रेमवर्क चल रहा है दुनिया के अंदर, उसका नाम है लारावेल। लारावेल है, इसके अलावा कोड इग्नाइटर है, केक PHP है। इस तरीके के डिफरेंट फ्रेमवर्क्स PHP हमें प्रोवाइड करता है। काफी सारे फ्रेमवर्क्स हैं, मुझे सबके नाम भी अभी याद नहीं है, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर है उनके मैंने आपको नाम बता दिए। लारावेल जो है अभी टॉप के ऊपर चल रहा है। काफी ज्यादा लारावेल से रिलेटेड जॉब्स अपॉर्चुनिटीज भी आपके पास अवेलेबल है। अगर आप वेब डेवलपमेंट में PHP को सिलेक्ट करते हैं तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप लारावेल को लाजमी तौर पर देखें,
क्योंकि जो वेबसाइट अभी लारावेल के ऊपर बन रही है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो फिलहाल आप डायरेक्टली फ्रेमवर्क पे नहीं जा सकते हैं, आपको सबसे पहले बेसिक्स को देखना पड़ेगा कि पीएचपी काम किस तरह करती है। अब ये चीजें मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, हम डायरेक्टली पीएचपी के ऊपर काम करते हैं। इफ एल्स के ऊपर हम आ रहे हैं तो सिंपली जिस तरह बाकी लैंग्वेजेस में इफ एल्स काम करता है उसी तरह काम करता है, इसमें भी इफ आप कीवर्ड देंगे, उसके बाद यहाँ पर कंडीशन देंगे, कंडीशन के बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको जो भी कोड जो है एग्जीक्यूट करना है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने एक टी वेरिएबल लिया, ठीक है, इसके अंदर एक डेट का फंक्शन आपने पास किया है और इसके अंदर एच पास किया है। तो अगर टी की वैल्यू जो है, अगर फॉर एग्जांपल ये जो डेट का फंक्शन है आपको इसकी वैल्यू लेस देन 20 आ रही है तो ये आपको एको करेगा हैव अ गुड डे, अदरवाइज आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं इसके आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी एक जल्दी से दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एज नाम से वेरिएबल है, ठीक है, इसके अंदर मैं आपको यहाँ पर वैल्यू दे देता हूँ 18, ठीक है, और यहाँ पर सिंपली हम इफ की कंडीशन को रन करके देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर आपको कहूँ कि अगर एज, अच्छा ये ध्यान में रखिएगा, आप जहाँ पे भी वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे डॉलर का साइन आपको हर जगह पर लिखना ही पड़ेगा। अगर एज जो है इक्वल टू और ग्रेटर देन हो 18 के तो फिर जो है हमें यहाँ पर एको कर दे कि you are allowed to vote, कि आप वोट कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। ठीक है, अब एज की वेरिएबल के अंदर इस वक्त 18 है, हम यहाँ पर आकर इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये सिंपल बिल्कुल इफ की कंडीशन है, तो ये आपको यू आर अलाउड टू वोट जो है लिखा हुआ आ गया। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर एल्स की कंडीशन भी लगाना चाहें तो आप सिंपली यहाँ पर एल्स की कंडीशन भी लगा सकते हैं कि अगर ये कंडीशन जो है फॉल्स हो जाती है तो फिर यू आर नॉट अलाउड टू वोट। अब अगर हम इसकी जो वेरिएबल की वैल्यू है हमारे पास उसको मैंने 16 कर दिया है, तो अब क्या करेगा ये इसको यहाँ से फॉल्स रिटर्न करेगा और फॉल्स रिटर्न करने के बाद यहाँ पर हमें यू आर नॉट अलाउड टू वोट जो है प्रिंट हो जाएगा। ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ गया, यू आर नॉट अलाउड टू वोट। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सिंपल इफ एल्स किस तरह काम कर रहा है। फिर सिंपली अभी तक जो हम आपने भी अक्सर बनाया होगा मार्कशीट वाला और जो हम ग्रेडिंग सिस्टम वाला इफ एल्स के जरिए एक प्रोग्राम बनाते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर वो भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको एल्स इफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पर एल्स इफ आपको लगा के दिखाऊं कि अगर एज जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो इस तरह ये ऐसा करते हैं, इसको मैं करता हूँ। अगर एज जो है लेस देन हो 18 से तो हम यहाँ पर इसको करेंगे यू आर टू यंग, ठीक है, और एल्स इफ डॉलर एज इज इसको मैं दे देता हूँ लेस देन और इक्वल टू 40 हो, यू आर अलाउड टू वोट हम इसको कर देते हैं। और यहाँ पर हम इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं और हम इसको कहते हैं अगर एज जो है ग्रेटर देन हमारे पास 40 हो तो यहाँ पर हम कर देते हैं यू आर टू ओल्ड टू वोट। मतलब ये क्या हुआ कि हम 40 से ज्यादा उम्र वालों को वोट करने से मना कर रहे हैं कि आप 40 से ज्यादा उम्र के आप वोट नहीं कर सकते। 40 से कम हो और वो 18 से अबव हो तब जाकर वो वोट कर सकते हैं, तब आपको ये मैसेज आएगा। अदरवाइज आपको, अगर आप अभी इस वक्त ये क्या है हमारे पास ये वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल हम 15 कर देते हैं। अब मैं इसको यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो ये आपको मैसेज दे रहा है यू आर टू यंग, ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ पर 50 कर देता हूँ तो फिर आपको मैसेज देगा यू आर टू ओल्ड, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर इसको 20 दे देते हैं तो हमारी सेकंड कंडीशन जो है वो पास होगी, तो ये आपको अलाउ करेगा यू आर अलाउड टू वोट। तो इफ एल्स इफ एल्स और इफ एल्स इफ, ये तीन आपके पास चीजें यहाँ पर इसके अंदर काम करती हैं। ये नॉर्मली सबने इस्तेमाल किए हुए होंगे और होपफुली मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सबको ये जो है किस तरह ये इफ एल्स काम करता है आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप प्रोग्रामिंग में जाना चाह रहे हैं और आपको इस तरीके की छोटी चीजें नहीं आती तो फिर कोई फायदा नहीं है आपका प्रोग्रामिंग करने का। इसके बाद स्विच के ऊपर आते हैं। स्विच केस भी बिल्कुल उसी तरह काम करते हैं। यहाँ पर इन्होंने सिंटैक्स भी दिया हुआ है। स्विच के अंदर आप एक वेरिएबल पास करते हैं,
फिर केस बनाते हैं और केस के साथ आप यहाँ पर फुल कॉलन का सिंबल लिख देते हैं। उसके बाद जो भी आपको कोड एग्जीक्यूट करना होता है उसके बाद आप एक ब्रेक का कीवर्ड लगा देते हैं, फिर केस 2 केस 3 और आखिर के अंदर हम एक डिफॉल्ट अपना जो है मतलब केस बना देते हैं ताकि वो इस तरह। अब जैसे इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी दी हुई है फेवरेट कलर की, तो इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ ताकि हमें बहुत ज्यादा लिखना ना पड़े। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा हम इंडेंट कर देते हैं। फेवरेट कलर यहाँ पर रेड आ रहा है। अब देखें स्विच के अंदर जो है पास किया है सेम वेरिएबल को फेवरेट कलर। अब ये स्विच बेसिकली चेक क्या करेगा कि यहाँ पर जो है फेवरेट कलर रेड कौन सा, मतलब इसकी वैल्यू क्या है। अगर इसको रेड मिलेगा तो आपको ये वाली लाइन प्रिंट करेगा, उसके बाद ये ब्रेक कर देगा। अगर इसकी वैल्यू ब्लू होगी तो फिर ये वाली लाइन प्रिंट करेगा, योर फेवरेट कलर इज ब्लू। ग्रीन होगी तो ये प्रिंट करेगा, और अगर इन तीनों में से कोई कलर नहीं होगा तो फिर आपको योर फेवरेट कलर इज नीदर रेड ब्लू और ग्रीन, तो आपको ये डिफॉल्ट वैल्यू जो है रिटर्न कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ रेड की, तो इस वक्त ये क्या करेगा, स्विच पहले चेक करेगा इस वेरिएबल की वैल्यू रेड है, नहीं ये मैच नहीं होगी तो फिर चेक करेगा ये वाली वैल्यू है, अगर ये भी मैच नहीं होगी तो फिर ये वाली वैल्यू चेक करेगा, और आखिर के अंदर फिर जब इसको तीनों में से कोई वैल्यू नहीं मिलेगी तो फिर वो डिफॉल्ट वैल्यू आपको यहाँ पर रन करके दे देगा। जैसे हम यहाँ आकर इसको रिफ्रेश करते हैं तो यूर फेवरेट कलर इज नीदर रेड ब्लू और ग्रीन, तो यहाँ पर ये आपको इस तरीके से काम करता है। तो होपफुली ये स्विच के अंदर भी कोई इतना खास आपको प्रॉब्लम नहीं लग रही होगी, क्योंकि सभी लोग स्विच को, इफ एल्स को, और ये जो हम लूप्स में आपको दिखाने जा रहा हूँ लूप्स भी हमारे पास डिफरेंट अवेलेबल हैं, जैसे फोर का लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है। इसके अलावा पीएचपी के अंदर एक और लूप हमारे पास होता है फॉर ईच का लूप। ये लूप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एरेज वगैरह के साथ काम करता है, और जब हम डेटाबेस के साथ डील कर रहे होते हैं तो डेटाबेस के जितने भी रिकॉर्ड्स हमारे पास आ रहे होते हैं तकरीबन वो हमें एरे की फॉर्म के अंदर ही मिल रहे होते हैं। तो ये जो फॉर ईच का लूप है ये बेसिकली एरेज के साथ डील करने के लिए ही बनाया गया है ताकि हम इजीली जो है एरे से डेटा को फैच कर सकें। जो काम हम फॉर ईच में करते हैं वो हम फॉर या वाइल लूप के जरिए भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर ईच के जरिए वो जब हम काम करते हैं तो उसमें जो कोड है हमें वो थोड़ा कम करना पड़ता है, और हमें जल्दी एक क्विक रिस्पॉन्स हमें यहाँ पर फॉर ईच की मदद से मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें वाइल लूप को शुरू करते हैं, यहाँ पे वाइल का सिंटैक्स भी आपको पता होगा कि वाइल के अंदर सबसे पहले जो है आप एक कंडीशन यहाँ पर चेक करते हैं कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। उसके बाद जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी तो इसके अंदर वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे यहाँ पर आपने x इज इक्वल टू 1 है, ये एको आपने किया, मतलब आपने चेक किया सबसे पहले कि इस x की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 5 है। अगर इसकी वैल्यू x की वैल्यू लेस देन 5 होगी या इक्वल टू 5 होगी तो ये आपको प्रिंट करेगा जो भी आपने इसके अंदर प्रिंट करवाया है। उसके बाद जो है ये एको कर देगा x इज इक्वल x के अंदर फिर ये इंक्रीमेंट कर देगा। अब ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी आप देख सकते हैं डॉलर के सिंबल के साथ ही लगाया गया है, ये हमारा वेरिएबल है, और जैसे हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं सेम वही चीज है। अच्छा, इसके अंदर इन्होंने एक चीज और इस्तेमाल की है, ये मैं आपको समझाना चाहूंगा यहाँ पर कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको पेस्ट किया और मैं सिंपली अभी क्या कर रहा हूँ यहाँ पर एको के अंदर मैं सिंपली अभी जो है ना x की वैल्यू को प्रिंट करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर डॉलर में लगाता हूँ और यहाँ पर मैंने x की वैल्यू को प्रिंट किया। अब देखो x की वैल्यू को आपने 1 दिया है, आपने कंडीशन यहाँ पे दी है वाइल x इज इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 5, यानी x की वैल्यू लेस देन हो या इक्वल टू 5 के हो तब ये वाला काम होगा। तो आपने किया है एको x की वैल्यू को प्रिंट करवाया और यहाँ पर आपने क्या किया है x की वैल्यू के अंदर 1 इंक्रीमेंट कर दिया। इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ आकर मैंने इसको रिफ्रेश किया। अब आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 ये लूप 5 दफा चला और उसके बाद टर्मिनेट हो गया है। हमारे पास जो है 1 2 3 4 5 ये 5 वैल्यूज भी जो है प्रिंट हो चुकी हैं। अब हम ये चाह रहे हैं कि ये जो है न्यू लाइन के ऊपर प्रिंट हो, तो उसके लिए देखें हमारे पास पीएचपी के अंदर दो तरीके हैं। एक तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हमारे पास जो कंकैटिनेशन ऑपरेटर है वो हमारे पास होता है डॉट पीएचपी के अंदर, ये आप लगाकर इसके साथ आप डबल कोटेशन के अंदर अपना एस्केप सीक्वेंस जो हमारे पास होता है \n वो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, पहले वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी उसके साथ फिर आपका
एस्केप सीक्वेंस यानी न्यू लाइन का जो ऑपरेटर है वो यहाँ पे प्रिंट होगा। तो इससे क्या होगा आपका, ये यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई है, \n एस्केप सीक्वेंसेस में चलते हैं हम, यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है। PHP में यहाँ पर एस्केप सीक्वेंस दिख ही नहीं रहा है मुझे, क्यों? एको करके हमने यहाँ पर, अच्छा इसको हम डायरेक्टली करके अगर देखें, \n चलो उसको मैं अभी आपको नेक्स्ट क्लास में देख के बताता हूँ कि एस्केप सीक्वेंस काम क्यों नहीं कर रहा है। फिलहाल यहाँ पर जैसे इन्होंने जो WC स्कूल वालों ने लाइन को ब्रेक करने के लिए यहाँ पर चीज़ हमें दी थी, वो कुछ इस तरह थी कि इन्होंने यहाँ पर डबल कोटेशन के अंदर आपने वेरिएबल को प्रिंट किया था, उसके बाद फिर ध्यान से देखिएगा डबल कोटेशन के अंदर ही इन्होंने HTML के मतलब टैग को इस्तेमाल किया है, BR टैग। अब ये BR का जो टैग है ये बेसिकली करेगा क्या कि पहले तो x की वैल्यू को प्रिंट करेगा, उसके बाद लाइन ब्रेक करने का इसका काम है बेसिकली। तो ये लाइन ब्रेक करके आपको यहाँ पर दिखा देगा। तो आप ये देख सकते हैं कि लाइन ब्रेक की मदद से ये यहाँ पर लाइन ब्रेक आ रही है। एस्केप सीक्वेंस काम क्यों नहीं कर रहा है वो मैं आपको देखकर बता दूंगा कि इसकी क्या इशू है। अभी ये हम चेक करेंगे तो काफी हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिलहाल मैं इससे डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मेरा समझाने का मकसद ये था कि जब भी आपको PHP के टैग के अंदर कोई HTML का टैग जो है इस्तेमाल करना हो, तो उसको इस्तेमाल करने का आपके पास तरीका ये होता है कि आप उस टैग को एको करवाएंगे। जैसे मैंने BR टैग को यहाँ पर एको करवाया है तो ये इस तरह से आ गया। अगर मैं कुछ यहाँ पर करता हूँ, जैसे मैंने इसको दे दिया फॉर एग्जाम्पल H5 का टैग मैं यहाँ लगा देता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा वेरिएबल है ये H5 के टैग के अंदर प्रिंट हो, और उसके बाद फिर यहाँ पर एक BR का टैग भी हम लगा देते हैं ताकि हर H5 के बाद, बल्कि हेडिंग है तो उसके साथ होपफुली लाइन ब्रेक आना ही चाहिए। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये H5 का टैग जो है इसके साथ लग गया है, हेडिंग के साथ लाइन ब्रेक का टैग ऑटोमेटिकली आपके पास लग ही जाता है। अगर मैं इसको P टैग लगा दूं, ठीक है, तो P टैग भी आपके पास यहाँ पर एज इट इज काम करेगा। जैसे ये P का टैग जो है आपके पास यहाँ पर ये प्रिंट हो रहा है। P का टैग भी पैराग्राफ टैग है, इसके साथ भी लाइन ब्रेक का जो टैग होता है वो ऑटोमेटिकली आपके पास लग ही जाता है। तो समझाने का मेरा मकसद ये था कि अगर आपको PHP के टैग के अंदर कभी HTML का टैग इस्तेमाल करना पड़ जाता है तो उसको करने का तरीका आपके पास ये होता है कि आप एको करवाते हैं अपने उस पर्टिकुलर टैग को। बाकी तकरीबन इसके अंदर वाली चीजें वही रहेंगी, बस इसके अंदर आप फिर कोई भी वेरिएबल वगैरह PHP के हैं वो आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फुल ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, मैं स्क्रीन को जो है अनशेयर कर रहा हूँ। यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो अभी कर सकता है। यहाँ से फिर हम वाइल के बाद डू वाइल लूप के ऊपर आ जाते हैं। डू वाइल लूप का भी सिंटैक्स आपको पता होगा, ठीक है, कि कंडीशन चाहे शुरू में ट्रू हो या ना हो, एक दफा आपका जो है ये मतलब वेरिएबल जो एको की कमांड में आपने चीज लिखी है वो एक दफा तो प्रिंट होगी ही होगी, उसके बाद फिर कंडीशन चेक की जाती है। तो फिलहाल मैं इस चीज के ऊपर भी नहीं जा रहा हूँ, आप एक नजर इसको देख लीजिएगा। डू वाइल को फोर लूप तो सबने इस्तेमाल किया ही होगा, मोस्ट कॉमनली हम इसको इस्तेमाल करते ही रहते हैं। इसके अंदर हमारे पास 3 एक्सप्रेशन होती है। एक आपके पास इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन होती है, फिर उसके बाद आपके पास कंडीशन होती है यानी आप टेस्ट कर रहे होते हैं, उसके बाद फिर आप इंक्रीमेंट देते हैं, और उसके बाद आपकी बॉडी आ जाती है लूप की। जैसे यहाँ पर उन्होंने 0 से लेकर 10 तक नंबर्स को प्रिंट करवाया है। तो इसको क्विकली जो है मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये इतने सारे डेटा को सबलाइम टेक्स्ट पे सिलेक्ट करके टैब का बटन प्रेस कर रहा हूँ, जब जाकर ये इंडेंट हमारे पास यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो सब जितना डेटा आपको इंडेंट करना है उतना सेलेक्ट करके आप टैब का बटन प्रेस करेंगे तो ये कुछ इस तरह आप करेगा। ठीक है, तो इसको अब जब हम यहाँ पर अपने, मैंने वो कट कर दिया है क्या?
ठीक है। तो नंबर इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके पास जो है 0 से लेकर 10 तक। अब इसमें क्या किया, x की वैल्यू हमने 0 से शुरू की, हमने चेक किया कि x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 हो, तब तक ये इसको चलाता रहे, और हर बार x की वैल्यू को प्लस प्लस ये कर रहा है। और फिर उसके बाद हमने एको करवा दिया x की वैल्यू को, तो फिर अब ये जो कुछ हमने इसके अंदर प्रिंट करवाया है वो हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि हम एक्स की वैल्यू को प्रिंट करें, हम कुछ भी यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू भी प्रिंट करवा सकते हैं, वही सेम स्ट्रिंग वैल्यू हमारे पास 10 दफा जो है प्रिंट हो जाएगी। तो होपफुली यहाँ तक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि लूप्स किस तरह काम कर रहे हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर हमारे पास आता है फॉर ईच का लूप। फॉर ईच लूप बेसिकली अब ये काम करता है एरे के साथ, और अभी तक पीएचपी के एरेज हमने पढ़े नहीं है, तो पहले हम पीएचपी के एरे को देखेंगे, उसके बाद फिर हम ये मतलब फॉर ईच लूप के ऊपर आएंगे। तो ये फॉर ईच लूप अभी हमारे पास ओपन हो चुका है। इसके ऊपर फिलहाल अभी नहीं जा रहे हैं। पहले मैं आपको एरे की तरफ लेके जा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, अब एरे के ऊपर जाने से पहले ना मैं मीटिंग को एंड करके इसको दोबारा से ओपन कर रहा हूँ, ताकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो जाए, क्योंकि एरे को समझने में हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप मीटिंग को दोबारा ज्वाइन कीजिएगा।